नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, स्वागत है आपका भारत लाइव के इस खास कार्यक्रम में जिसका नाम है इनसाइड स्टोरी। तो देखिए, आज हम इनसाइड स्टोरी में चर्चा करेंगे बिहार में जो महागठबंधन का प्रकोप है उससे किस तरह से सीएम नीतीश कुमार क्या खुद को बचा पाएंगे या फिर बीजेपी को बचा पाएंगे। तो देखिए, ये ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि महागठबंधन में जो तेजस्वी यादव और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के साथ साथ राहुल गांधी जो एक साथ आकर के महागठबंधन की जो गठजोड़ से जो उपज हुई है प्रकोप की, इससे किस तरह से बचेंगे नीतीश कुमार और बीजेपी को किस तरह से बचाएंगे इस बार विधानसभा में, इस पर सभी की निगाहें होंगी। तो हमारे साथ बाबा मौजूद हैं और चर्चा हम करेंगे। बाबा, जिस तरीके से इस बार तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की जोड़ी, जैसे कि लोकसभा चुनाव में भी देखा गया था, इस बार विधानसभा चुनाव में भी दोनों की जोड़ी जो है एक साथ कमाल करने की तैयारी में, और कहीं ना कहीं उसकी शुरुआत 17 अगस्त से हो जाएगी। इस पर क्या लगता है आपको, नीतीश कुमार किस तरीके से बचेंगे? ख्वाबों की फसल बो रहे हो, क्या ख्वाब ही काटोगे? सही बात है। ख्वाबों की फसल बो रहे हो, क्या ख्वाब ही काटोगे? हमें भी तोहफे में क्या ख्वाब ही बांटोगे? देखिए, सियासत है और सियासत में लोगों के भावनाओं को, लोगों के सपनों को बेचने की जो कवायद है वो पॉलिटिशियंस करते हैं, और खास करके जब चुनावी मौसम हो तो उस समय आपको ये ज्यादा देखने को मिले। और ये अब शुरुआत हो चुकी है, जहां एक तरफ आपने देखा होगा कि आपस में जिस तरह का द्वंद्व चल रहा है, किसी भी गठबंधन की बात कर लीजिए तो दोनों ही गठबंधन में जो द्वंद्व चल रहा है उस द्वंद्व का साफ साफ आपको अंदाजा हो रहा होगा कि सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। रूसने मनाने का, मिलने जुलने का ये कार्यक्रम बताता है, बॉडी लैंग्वेज बताता है कि सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी ये पॉलिटिशियंस हैं जो अपने आप को स्टैंड रखते हैं। आप उनके चेहरे के भाव को पढ़ने का जब तक प्रयास कीजिएगा तब तक वो नया चेहरा बदल देते हैं। बहुत देर हो चुकी होगी। सिंपल सी बात है कि जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें हमने जितने भी आंकड़े देखे हैं, जितने भी सर्वे रिपोर्ट देखे हैं, उस सर्वे रिपोर्ट में एक बात तो साफ निकल के आ रही है कि इस बार का चुनाव कुछ अलग होने जा रहा है जी। और इस अलग होते चुनाव में जो राहुल गांधी ने अचानक से जो परिवर्तन किया 2024 के चुनाव के बाद से, राहुल गांधी ने जिस तरह से अपने आप को बदला है वो साफ साफ दिखा रहा है कि उनका फोकस जो है वो बिहार से कुछ अलग करने का जी। यानी बिहार में जिस तरह से वो प्रदर्शन करेंगे उसके आधार पर वो देश की राजनीति में अपने आप को स्टैंड करने के लिए पूरी तैयारी कर चुके हैं। और ये बात अब तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद भी समझ चुके हैं। बिल्कुल यही कारण है कि आप देखिएगा कि तेजस्वी यादव एक इशारे पर राहुल गांधी के दौड़े दौड़े दिल्ली पहुंचते हैं और पटना आने के बाद वो शांत रहते हैं। इतनी सारी बातें हो गई हैं। इतना में तो आपने देखा होगा कि 2024 के चुनाव से पहले राष्ट्रीय जनता दल रिएक्ट करने लगती थी, राष्ट्रीय जनता दल में बयानों का बौछार हो जाता था। लेकिन जब से कृष्णा अल्लावरू, राजेश राम, उसके बाद कन्हैया कुमार, ऐसे लोगों को जब से बिहार सौंपा गया है तब से आप देखिएगा कि एकदम माहौल बदल गया है। और कांग्रेस जिस तरह से एक्ट कर रही है उससे साफ साफ लग रहा है कि एनडीए गठबंधन और खास करके भारतीय जनता पार्टी जो आगे कई सपने बुन रही है। मैंने शुरुआत में ख्वाबों की बात की, सपनों की बात की, तो सिर्फ सपने आम जनता नहीं देखती है कि सरकार बनेगी, नई सरकार बनेगी तो ये करेगी, वो करेगी, वो करेगी। सरकार बनने से पहले चुनाव में क्या क्या होगा उसके सपने बहुत सारे बुनते हैं राजनीतिक दल। और भारतीय जनता पार्टी वैसे सपने बुनने के लिए 20 साल से लगातार प्रयास कर रही है, लेकिन उसका सपना पूरा नहीं हो रहा है। क्या इस बार सपना पूरा होगा? संभावना तो थी कि अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा, एनडीए गठबंधन की सरकार बनती है तो नीतीश कुमार को समझा बुझा करके, उनके उम्र का हवाला देकर, उनकी बीमारी का हवाला दे करके, या और भी कई तरह की बातें करके उनकी पार्टी को एक मजबूत आधार बेस दे करके और नीतीश कुमार एक सुखद संन्यास लेने की कोशिश करेंगे और भारतीय जनता पार्टी के हाथ में हस्तांतरित करेंगे। लेकिन ये तब संभव है जब वो पहला हर्डल पार करे, तब ना। जिस तरह का जाल बिछाया है राहुल गांधी ने, जिस तरह से जाल बिछाया है तेजस्वी यादव ने, और पूरा महागठबंधन मिल करके जो जाल बिछाया है उसमें भारतीय जनता पार्टी जब भी जा रही है तो डब से उसमें फंस जा रही है। आपने बंकर देखा है ना जी। बंकर के साथ साथ कभी कभी आप देखिए कि घर के बाहर जब जहां जानवरों का ज्यादा आतंक होता है वहां लोग करते क्या है कि अपने घर के सामने बड़ा गड्ढा खोद देते हैं और उस गड्ढे पर एक बांस की पतली सी चचरी डाल देते हैं, उस पर मिट्टी डाल करके, कपड़ा डाल करके, और ये दिखाया जाता है कि रास्ता एकदम बिल्कुल ठीक है, और उसी में डब से जाकर के कोई गिर जाता है जी। उसी तरह से आप समझिए कि कांग्रेस ने जाल बिछाया है। और इस बार कांग्रेस जो लीड कर रही है, जिस तरह से कांग्रेस में
खुद राहुल गांधी ने सब कुछ हैंडल किया है। अब तक वो दूसरे के कहे के अनुसार काम करते थे, लेकिन अब राहुल गांधी अपने से एक्ट कर रहे हैं, चीजों को, तथ्यों को देख रहे हैं। और जिस तरह से उन्होंने प्रदर्शन किया कल का, अगर आप तस्वीर देखिए जो संसद भवन के बाहर हुआ और चुनाव आयोग के कार्यालय को घेरने का जो 11 तारीख का उन लोग का कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम को इतना सफल कार्यक्रम माना जा रहा है, भले ही उसको मीडिया हाइप न मिला हो, उसकी चर्चा नहीं हो रही हो, क्योंकि सरकार एनडीए की है तो चर्चा तो निश्चित रूप से कम होगी। आपको पता ही है कि क्या होता है सब कुछ इसमें, गोदी मीडिया, फलाना मीडिया, ठिकाना मीडिया, सब कुछ। लेकिन सोशल मीडिया के जमाने में आप तथ्यों को छुपा नहीं सकते हैं। जो तस्वीरें आई, जिस तरह से मैंने एक लंबे समय के बाद, क्या कहिए कि मैंने पहली बार मैंने देखा पॉलिटिकली इतना ज्यादा एग्रेशन देखा मैंने प्रियंका गांधी के चेहरे पर। जी, कल बिल्कुल वीडियो में साफ तौर पर झलक रहा था कि वो किस प्रकार से उनके अंदर गुस्सा है। निश्चित रूप से प्रियंका गांधी भले ही राजनीति नहीं करती हो, राजनीति में सक्रिय नहीं हो, लेकिन जब से वो चुनाव जीती हैं तब से लेकर के, और उससे पहले भी सोनिया गांधी के लिए चुनावी प्रचार करनी हो, उनकी कमान संभालनी हो, उनके चुनाव प्रबंधन हो, ये सब कुछ वो करती रही है। राहुल गांधी को समय समय पर बूस्ट करना, ये भी उनका काम रहा है। लेकिन अब वो खुद ही राजनीति में आ गई हैं और जिस तरह से वो एग्रेशन के साथ काम कर रही हैं, उनमें एक स्वाभाविक छवि लोगों को इंदिरा गांधी की नजर आती है, दादी की परछाई। निश्चित रूप से। तो एक तो ये उनकी खासियत है। दूसरा, जिस तरह से उन्होंने कल अपने से लीड किया उन चीजों को, ये देख करके लगा कि नहीं, कांग्रेस जो है एक अलग वे में, अलग रास्ते में चल चुकी है। अब इसमें सबसे बड़ी बात है कि आखिरकार नीतीश कुमार कौन सा ऐसा मंत्र लगाएंगे, कौन सी ऐसी युक्ति लगाएंगे कि इस बार फिर से वो सत्ता में आएंगे या एनडीए गठबंधन जीतेगी। तो हमको शुरुआत करना पड़ेगा कि एक तो सबसे बड़ी बात है कि 90 के दशक में जिस तरह से आपने देखा होगा, लालू प्रसाद ने एक अलग तरह से अपनी राजनीति की शुरुआत की थी। तब कांग्रेस का वर्चस्व रहा करता था और लालू प्रसाद ने सामाजिक न्याय का एक धारा दिया, जिसमें उन्होंने पिछड़े, अति पिछड़े को जोड़ करके जो सवर्ण कांग्रेस के साथ हुआ करते थे उनको टक्कर दिया और सवर्णों की संख्या बताई, मंडल आयोग वगैरह 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 वगैरह, ये सब आपने देखा होगा। आरक्षण का एक बड़ा चला, उसमें आरक्षण की सीमा बढ़ने के बाद और मंडल आयोग आने के बाद लालू प्रसाद स्वाभाविक रूप से एक पिछड़ों के नेता के रूप में सामने उभर करके आए और उनके पीछे पीछे एक बड़ा, करीब 2 दर्जन से ज्यादा नेताओं का एक हुजूम तैयार हुआ और ये मिलकर के बिहार में अपनी सत्ता स्थापित की 90 के दशक में, जिसमें लालू प्रसाद के साथ साथ नीतीश कुमार भी हुआ करते थे। बाकी के जितने भी नेताओं का नाम आप लीजिएगा जो गैर कांग्रेसी थे वो सभी थे। वो लड़ाई कांग्रेस के विरुद्ध थी और ये लड़ाई भाजपा के विरुद्ध है। इस लड़ाई में भी गैर भाजपाई दलों का आप देखिएगा एक बड़ा हुजूम है और वो तैयारी कर रहा है कि किसी भी तरह से भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल किया जाए। मौका भी है, दस्तूर भी है। कारण कि इस बार भारतीय जनता पार्टी न तो 2014 के तरह पूर्ण बहुमत में है, न ही 2019 की तरह वो पूर्ण बहुमत में। अभी अल्पमत की सरकार है। अल्पमत की सरकार मैं इसलिए कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर मात्र 240 सीटें लेकर के आई है। उसको जरूरत 272 सीटों की है और इस 272 सीटों को पूरा करने के लिए उसे अपने साथियों की जरूरत है, जिसमें बड़े प्लेयर जो है नीतीश कुमार है और चंद्रबाबू नायडू। इसके बाद आप चिराग पासवान की भी बात कर सकती हैं, उनके पास ही 5 सीटें हैं। ये सभी मिलकर के केंद्र की सरकार को, नरेंद्र मोदी को केंद्र में प्रधानमंत्री बनाए हुए हैं और मंत्रिमंडल का हिस्सा हैं। तो क्या राहुल गांधी ने जो एक छेड़ा है राग, उस राग में सभी जुड़ेंगे? एक सवाल ये बड़ा बनता है। 17 तारीख से लेकर के 1 सितंबर तक उनका बिहार में यात्रा है। 3 चरणों में यात्रा होगी, वो तो आप बताएंगे ही। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि मैं 90 के दशक की चर्चा इसलिए कर रहा था कि 90 के दशक में जो एक जातीय समीकरण बना था उसमें MY फैक्टर बहुत बड़ा बन गया था, जिसमें 30% के आसपास लालू प्रसाद के पास वोट बैंक था उनके पास। बिल्कुल। लेकिन नीतीश कुमार का जो वोट बैंक है वो शुरू से ही, जब से उन्होंने 1994 से 96 के बीच में लौकुश समीकरण को एक नया दिशा दिया, उनके पास 15% वोट आ गया। नीतीश कुमार ने 15% से लेकर के और 24% तक वोट कॉन्स्टेंटली प्राप्त किया है। न 15% से नीचे हुए हैं, न 24% से ऊपर गए हैं। कांग्रेस का वोट घटता बढ़ता रहा है। तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद की बात कर ले जो राष्ट्रीय जनता दल का, तो उनका भी वोट घटता बढ़ता रहा है। 2010 में उनका वोट 15% से भी कम था। ये सभी परिस्थितियां इस बात की तरफ इशारा करती हैं कि जो परिस्थिति बनी है उसमें नीतीश कुमार का लौकुश समीकरण जो है, कोयरी कुर्मी वाला वोट जो है, वो वोट
अक्सर भारतीय जनता पार्टी के लिए मुफीद रहा है। भारतीय जनता पार्टी उनका पूंछ पकड़ करके हमेशा बैतरनी पार यानी बिहार की सत्ता पर काबिज रही है और यदा कदा जब जरूरत पड़ी है तो केंद्र की सरकार में भी नीतीश कुमार ने मदद किया है। इस बार 12 सांसदों से, पिछली बार आपको याद होगा 2019 में जब चुनाव हुआ था तो उनके पास 16 सांसद थे। बिल्कुल, भले ही वो सरकार में शामिल नहीं हुए थे लेकिन उन्होंने सपोर्ट तो किया था। तो ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को जब भी जरूरत महसूस होगी तो नीतीश कुमार के बैसाखी की जरूरत होगी। और हमारे संपादक नमन मिश्रा जी ये बात बार बार कहते हैं कि नीतीश का पूंछ अगर नहीं पकड़े भाजपा तो भाजपा बिहार की सत्ता पर नहीं आएगी। 2015 उसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है। तो क्या 2015 में वाली स्थिति एक बार फिर से पैदा हो गई है? ये सवाल निश्चित रूप से बनता है। इस सवाल का जवाब खोजने जाइएगा तो शुरू से अंत तक नीतीश कुमार का एक ग्राफ चाहेंगे कि हम बता दें। 2005 के फरवरी में चुनाव हुआ था, तब नीतीश कुमार को अपने पूरे राजनीतिक कार्यकाल का सबसे कम वोट आया था, 14.55 यानी 15% के आसपास उनको वोट आया था। इसके बाद उन्होंने बाउंस बैक किया अक्टूबर में, जबकि आपको याद होगा कि 2005 के फरवरी में चुनाव के बाद सरकार नहीं बनी थी, राष्ट्रपति शासन लग गया था। 6 महीने के बाद अक्टूबर में चुनाव हुआ जहां नीतीश कुमार को लगभग 21% के आसपास वोट मिला था, 20.46% उनको वोट मिला था और सीटें भी उनको 55 आई थी। सरकार उन्होंने बनाया था और उनके साथ साथ जो भारतीय जनता पार्टी थी उसने भी बेहतर प्रदर्शन किया था। इसके बाद 2010 की बात करें, 2010 सबसे बेहतरीन प्रदर्शन वाला समय था नीतीश कुमार का और यहाँ उनको 2020 में लगभग 23% के आसपास वोट आया था। इन 23 से 24% के आसपास जो वोट आया था उसको लेकर के नीतीश कुमार 115 सीटें जीत करके आए थे और ये स्वर्णिम काल था जनता दल यूनाइटेड का। 2015 में आपको याद होगा कि लालू प्रसाद के साथ गए थे, उस समय भी उन्होंने 17% के आसपास वोट प्राप्त किया था और 71 सीटें उनको आई थी। इसके बाद 2020 में भी लगभग 15.5% के आसपास उनको वोट आया था और यहाँ मात्र 43 सीटें ही आई थी। लेकिन इन सभी बातों के साथ साथ एक तो कांस्टेंट उनका 15% वोट रहा है जो किसी के साथ भी जुड़ जाए। यदि 22% वोट लेकर के महागठबंधन आती है या राजद आती है तो नीतीश का 15% जुड़ करके उसका 37% के आसपास हो जाता है वोट। तो ऐसी स्थिति में वो सरकार बनाने के बहुत करीब पहुंच जाती है और ऐसा हुआ भी है। पिछले आप 20 सालों में देख रहे होंगे कि जब जब नीतीश कुमार इधर से उधर हुए हैं तो सरकार उधर बनी है। ऐसा नहीं हुआ कि सरकार नहीं बने, ऐसी स्थिति उस पर नहीं हुई है। तो ऐसी स्थिति में नीतीश का होना बहुत जरूरी है किसी भी सरकार के लिए। 2025 में नीतीश कुमार को कमजोर माना जा रहा है, लेकिन नीतीश कुमार ने जो हाल फिलहाल में कम से कम 20 के आसपास ऐसी योजनाओं का अनाउंसमेंट किया है जो लोगों को साफ नजर आ रहा है। आपने देखा होगा कि हमारी टीम जो अलग अलग विधानसभाओं में घूम रही है, मूव कर रही है, लोगों से बात कर रही है, तो लोगों के मन में खास करके नीतीश कुमार को लेकर के, नीतीश की योजनाओं और रणनीतियों को लेकर के पॉजिटिव रिस्पॉन्स, बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स है। और लोग बार बार ये कह रहे हैं, बिजली का बिल दिखा रहे हैं, हमारी टीम को बिजली का बिल दिखाया, लोगों ने बिजली का बिल दिखाया, कह रहे हैं कि देखिए नीतीश कुमार ने हमें 125 यूनिट बिजली फ्री दिया है। मैंने भी कहा था कि हमारे यहाँ भी जो बिजली का बिल इस बार आया 125 यूनिट फ्री होकर आया, उतना डिडक्ट हुआ हमारे अकाउंट से। तो ऐसी स्थिति में एक तो ये हो गया। दूसरा, जातीय समीकरण को लेकर के जहां एक तरफ तेजस्वी यादव ने प्रयास किया, यदि आपको याद होगा कि तेजस्वी यादव ने MOI के साथ साथ बाप का एक समीकरण दिया था कि मैं A to Z की पार्टी हूं, लेकिन वो सक्सेस नहीं हुआ। जब पिछली बार 17 महीने की सरकार चली तो उसमें सवर्ण नाम का कोई चीज ही नहीं था। 2 सवर्णों को आपने टिकट दिया, माफ कीजिएगा, मंत्रिमंडल में शामिल कराया, एक राजपूत और एक भूमिहार, ब्राह्मण उसमें थे ही नहीं, कास्ट आपके पास है ही नहीं। तो ऐसी स्थिति में उन दोनों को भी आपको निकालना पड़ा, चाहे कारण जो भी रहा हो। कार्तिक मास्टर को आपने बनाया था कानून मंत्री, वो खुद ही कानूनी पचड़ में फंस गए, इस्तीफा हो गया उनका। राजपूत को आपने दिया था सुधाकर सिंह को, उनको भी आप इस्तीफा देना पड़ा, ऐसा मजबूर कर दिया गया कि नहीं रहे। यानी सवर्ण कहीं ना कहीं कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में एक बात तो मान के चलिए आप कि आप A to Z की पार्टी नहीं हो सकते हैं। और नीतीश की खासियत यही आकर के शुरू होती है। नीतीश कुमार सवर्णों को भी अपने पाले में रखते हैं, राजपूत वोट बैंक, ऐसे लोगों को भी अपने साथ रखते हैं जो ओबीसी में गैर यादव वोट है। 27% जो आपका ओबीसी का वोट बैंक है या जो जनसंख्या उनकी है, उस जनसंख्या का जो 13% है, 14.5% के आसपास यादव हैं, बाकी 13% के आसपास जो है उस सब में से अधिकांश लोग जो है वो नीतीश कुमार के साथ तरफ शिफ्ट करते हैं। अति पिछड़ा 36% है, वो भी नीतीश कुमार के साथ जुड़ा रहता है। ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार की ये रणनीति काम करेगी और सवर्ण भी उनके साथ मिला जुला करके रहेंगे। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं तेजस्वी और राहुल का जो
प्रकोप है, जी। जिस प्रकोप में बार बार ये दिखाया जा रहा है, आरएसएस का सर्वे हमने बता दिया, हमने भाजपा का इंटरनल सर्वे बता दिया, हमने आपको अलग अलग एजेंसियों के सर्वे बता दिए, उन सभी सर्वे में एनडीए गठबंधन की सरकार बनती हुई तो दिखाई दे रही है जी, लेकिन बहुत मुश्किल हो, बहुत डवाडोल स्थिति में है। 2020 से परिस्थितियां बहुत, आंकड़े तो ये बता रहे हैं कि वो 115 सीट से ज्यादा पहुंच ही नहीं पा रही है। तो 122 सीट पूरा करने के लिए अभी भी 7 सीट आपके घट रहे हैं, वो 7 सीट कैसे पूरा करेंगे? तो नीतीश की तरफ, उसके तरफ कातर निगाह से देखा जा रहा है, और इसमें कई लोगों को जोड़ने की भी प्रक्रिया है, जिसमें आपने देखा भी होगा कि हाल फिलहाल में आप 1.5-2% वोट वाले जीतन राम मांझी के दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं। जी, सम्राट चौधरी खुद दस्तक दे रहे हैं, और खुद उनको बुला करके जीतन राम मांझी को नीतीश कुमार भी बात कर रहे हैं। तो एक तो ये है। दूसरा, उपेंद्र कुशवाहा की तरफ देख लीजिए, और चिराग पासवान तो ऑलरेडी है ही भाजपा में, वो तो एसेट है बीजेपी के लिए। ऐसी स्थिति में ये सब कुछ तो अपनी जगह चल रहा है, लेकिन 125 यूनिट बिजली फ्री देना, सहयोग राशि जो है अलग अलग सेक्टर्स में, विकलांगों को, विधवाओं को, गरीब बुजुर्गों को, उन लोगों को 400 से बढ़ा करके 1100 किया गया, ये भी बहुत बड़ी बात है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो है कि एसआईआर जो हुआ है, उस एसआईआर को लेकर के राहुल गांधी ने चेकमेट किया है जी। उनको सबसे बड़ा मुद्दा मिला जो लोकसभा के समय नहीं मिला। कल के संसद भवन के विवाद, अब मैं अगर देखूं उसकी तस्वीरें भी जो सामने चल रही हैं, वो भी तस्वीरें बहुत कुछ कहानी कर रही हैं। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें यह है कि जिन लोगों का नाम उसमें कटा है, उन लगभग 8 करोड़ लोगों में से करीब 65 से 70 हजार लोगों का नाम कटा है। इनमें से अब जो वोटर, वैध वोटर बच गए हैं, वो 7.25 करोड़ है जी। इनमें से नीतीश कुमार ने एक ऐसा जाल फेंका है जी, जिस जाल में उन्होंने लगभग 50% को फंसा लिया है। अब आप समझिए इस बात को, इस लगभग 7.25 करोड़ वोटर हैं, तो यानी कि वोट करने वालों की संख्या 3.5 करोड़ के आसपास मैक्सिमम हो सकती है, यदि 50% से एबव वोट होता है तो 50% से 60% के आसपास वोट होगा, तो हम मान के चलते हैं कि 3.5 करोड़ 50% हुआ, और 24 हजार में से और जोड़ लीजिए तो 60% के आसपास यदि वोट होता है तो 3.5 करोड़ के आसपास 3.5 करोड़ से 4 करोड़ वोटर होंगे, जिनमें से 50% को अपने पक्ष में अभी से ही कर लिया है नीतीश कुमार। मतलब 2.5 करोड़ के आसपास, 2.5 करोड़ के आसपास जो उनका वोट बैंक है, उस वोट बैंक को विभिन्न योजनाओं में शामिल करके, जैसे आप समझिए आपको बिजली बिल फ्री मिला, तो आप नीतीश कुमार के मुरीद हुए, फ्री में मिल गया 125 यूनिट। कोई वादा कर रहा है और नीतीश दे रहा है, सही बात। तो ये एक फायदा हो गया। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि जो राशि बढ़ाई गई, कोई कह रहा है कि 2000 हम देंगे, और जैसे प्रशांत किशोर कह रहे हैं हम 2000 देंगे, ये कह रहे हैं हम 1500 देंगे, तो न नॉर्मल तेल होगा न राधा नाचे। ऑलरेडी नीतीश कुमार हैं, नीतीश कुमार को सुशासन बाबू भी कहा जाता है। नीतीश कुमार ने न्याय के साथ विकास वाला भी तगमा हासिल किया है, और वो दे भी रहे हैं। तो एक तो यह है कि बिजली फ्री मिल रही है, 400 रुपया से आपको 1100 रुपया हो गया, ये भी एक बड़ा चीज हो गया। इसके बाद महिलाओं को लेकर के जो नीतीश कुमार का एंगल है, उस एंगल को भी आप देखिए। सड़कों का जाल नीतीश ने बिछाया है, कनेक्टिविटी बनाई है। बिजनेस के बारे में नीतीश कुमार का कहना है कि 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को, जीविका दीदियों के लिए सबसे बड़ा काम, 1 करोड़ लोगों को मैं आने वाले जब चुनाव 2025 का हो जाएगा, तो 2025 से 26 के बीच में 1 करोड़ लोगों को छोटे छोटे क्लस्टर स्थापित करने की बात चल रही है। कनेक्टिविटी के साथ साथ अब रोजगार भी जहां है वहीं से लाने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावे जो महिलाओं को 35% आरक्षण दिया गया है, और आरक्षण ही नहीं दिया गया है, उसके साथ साथ जो डोमिसाइल लागू किया गया है, इसको लेकर के भी युवाओं में एक बहुत पॉजिटिव है। जो हमारे यहाँ भी फीडबैक आया है वो बहुत जबरदस्त आए हैं। तो इन सारी चीजों को लेकर के अगर भारतीय जनता पार्टी बहुत सारी कमियों के साथ साथ, अभी आपने देखा कि सीता माता के मंदिर का शिलान्यास हुआ, ये भी तो कहीं ना कहीं लोगों के आस्था का विषय बना हुआ है। तो इसमें बहुत ज्यादा नहीं होगा तो थोड़ा तो होगा, और अभी भी 3 महीना 3.5 महीना बचा हुआ है चुनाव का। अभी नीतीश कुमार के पास बहुत सारी योजनाएं हैं, बहुत सारी रणनीतियां हैं, और लोगों को नीतीश पर भरोसा होता है। नीतीश है तो मुमकिन है, ये बात मोदी है तो मुमकिन है नहीं, नीतीश है तो मुमकिन है। ये बात चूंकि नरेंद्र मोदी की सरकार ने 2014 में जो वादे किए थे उस वादे में फेल रही। 2 करोड़ लोगों को हर साल नौकरी नहीं मिली, बहुत सारी ऐसे बातें, 15-15 लाख की बात चलती है। इस तरह से कई ऐसी योजनाएं हैं जो धरातल पर नहीं उतरी, लेकिन नीतीश कुमार ने धरातल पर उतारा ही नहीं,
नीतीश कुमार ने उसको करके दिखाया, लोगों को लाभ मिल रहा है और हमारे चैनल पर ही लोग काफी खुशी जाहिर कर रहे हैं। लोगों का कहना यह है कि हम रात में निकल पाते हैं, ये नीतीश का दिया हुआ है, तो ये बहुत बड़ी बात है। और इसी बात को लेकर के महिलाओं को आप बात कीजिए तो लोग कहते हैं कि हमारी लड़कियों को किसने स्कूल दिखाया, नीतीश ने दिखाया। पोशाक किसने दिया, बदन कौन ढका, नीतीश ने ढका। साइकिल किसने दिया, नीतीश ने दिया। भोजन कौन दे रहा है स्कूल में, नीतीश दे रहे हैं। दैट्स ऑल अबाउट नीतीश कुमार। आप किसी से पूछ लीजिए तो नीतीश के का नहीं नाम ले रहा है। चुनाव के समय में, वोटिंग के समय में क्या होगा ये अलग बात है, लेकिन अभी जो वर्तमान स्थिति है उसमें कांटे की टक्कर के बावजूद नीतीश कुमार भले ही सेकंड या थर्ड नंबर पर चल रहे हो सर्वे रिपोर्ट में, लेकिन नीतीश कुमार आज भी प्रासंगिक हैं और नीतीश कुमार ही वो फैक्टर हैं जो आने वाले समय में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के प्रकोप से भाजपा को बचा सकते हैं या सत्ता में ला सकते हैं। नीतीश के बिना ये संभव नहीं है। बचाव कवच जो है इस बार अगर देखा जाए बिहार में तो नीतीश कुमार फिर से एक बार बनकर आएंगे। निश्चित रूप से हम चाहेंगे कि जो राहुल गांधी का जो हम बात कर रहे हैं उसमें राहुल गांधी का जो कार्यक्रम है उस कार्यक्रम की अलग से उसका एक अलग से अलग से मैं चाहूंगी कि दर्शकों को तमाम जानकारी। हाँ, लेकिन सिंपल सी बात है कि कांग्रेस तैयारी जबरदस्त कर रही है। मेरी मुलाकात कांग्रेस के कई नेताओं से हुई है जिन्होंने गुप्त रूप से भी बताया है, मुझे इंटरनली भी बताया है कि हम उस जगह आकर के खड़े हैं जहां से सत्ता बहुत नजदीक आती है, लेकिन हमारा लक्ष्य वो नहीं है। हमारा लक्ष्य है कि लोकतंत्र को बचाना, हमारा लक्ष्य है कि संविधान सुरक्षित रहे और संविधान के साथ खिलवाड़ नहीं हो। जिन लोगों का जो अधिकार है वो मिले और वैध लोगों को कहीं से भी वंचित नहीं होना पड़े। इतनी सारी बातें अगर सोच करके राहुल गांधी चल रहे हैं तो निश्चित रूप से एक पुरानी पार्टी है और इस देश की आजादी में बहुत बड़ा हाथ रहा है कांग्रेस का, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। तो अब जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें राहुल गांधी जिस तरह से बिहार में एंट्री कर रहे हैं, देखना दिलचस्प होगा कि क्या कुछ करते हैं। लेकिन ये भी आपको मान के चलना पड़ेगा कि राहुल गांधी आ तो रहे हैं, यहाँ नीतीश कुमार है। जी बिल्कुल सही बात है, धन्यवाद बाबा। तो देखिए बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है और जैसा कि हम चर्चा कर रहे थे नीतीश कुमार को लेकर कि इस बार जो तेजस्वी यादव और राहुल गांधी ने जो गठबंधन बनाया है, जो गठजोड़ है दोनों का, जिससे महागठबंधन का प्रकोप कहा जा रहा है इस बार, तो ऐसे में नीतीश कुमार ना सिर्फ जदयू को बचाएंगे बल्कि बीजेपी के लिए भी सुरक्षा कवच बनेंगे, क्योंकि इस बार के विधानसभा चुनाव में बहुत से बदलाव होने वाले हैं और देखना सही में काफी दिलचस्प होने वाला है कि आखिर नीतीश कुमार की भूमिका इस बार विधानसभा चुनाव में किस तरीके से निकलकर सामने आती है और इसका फायदा आखिर किस गठबंधन को होता है। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700।